हे गाइस, आज हम लोग सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले समझते हैं कि करंट क्या होता है। करंट इज बेसिकली चार्ज बाय टाइम। इफ़ वी अज्यूम एनी सिलिंड्रिकल कंडक्टर, तो द चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द करंट। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे करंट इसका कॉज क्या होता है। कॉज ये होता है कि इट इज़ कॉज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे हर मेटल में, कोई भी कंडक्टर में वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, और इन नॉर्मल कंडीशन दे flow in arbitrary directions. They have random speeds and they flow in random directions. So this causes a net current of zero in the entire conductor, like this. यहाँ पे arbitrary random directions, this causes current zero. But if we apply a voltage difference, okay, potential difference, then due to the potential difference एक electric field तैयार होता है। ठीक है, और उस electric field के कारण the electrons get a force and they start moving in one particular direction and this causes the current. okay, अच्छा, अब ये जो करंट होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो ये जो करंट होता है ये देखा गया है दैट इट डिपेंड, द फॉर्मूला ऑफ दिस करंट इज एन ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। तो मैं चारों को एक्सप्लेन करता हूँ। एन ई क्या है? एन ई इज द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द कंडक्टर। ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। Vd is the drift speed of the electrons. Each electron has its own velocity and the average of all the velocities is called the drift speed. E is the charge on the electron. ठीक है, E इसका डेरिवेशन है, लंबा से बार डेरिवेशन है, मैंने इसको शॉर्टन कर दिया। अच्छा, ये तो हमको फॉर्मूला मिल गया हमें। अब जानते हैं कि इस फॉर्मूले से कि हम किसी भी सर्किट का करंट निकाल सकते हैं। पकड़ लीजिए, आई हैव ड्रॉन दिस सर्किट हियर। यहाँ पे एक करंट सर्किट है 10 वोल्ट्स का। तो यहाँ पे एक आर, आई हैव ड्रॉन एन आर रजिस्टर। मतलब व्हाट इज एन रजिस्टर? ठीक है, और क्या हम ये फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं? हम ये दो चीज़ समझते हैं अभी। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल में अपना एक टेंडेंसी होता है कॉल्ड रेजिस्टिविटी, विच अपोजेस फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें इस रेजिस्टेंस को? इस रेजिस्टेंस एक का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये बहुत डेरिवेशन के बाद आता है। एंड व्हाट इज रो? रो इज द resistivity of the conductor. It is dependent upon the material. A is the cross section and L is the length. अब हमें पता चल गया रेजिस्टेंस क्या होता है। तो क्या हम अब यहाँ का हम करंट आसानी से निकाल पाएंगे? ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा करंट। पर क्या नीचे आइए, ये वाला सर्किट देखिए, तो यहाँ से निकाल पाएंगे करंट? नहीं, यहाँ पे इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3-4 रेजिस्टर्स हैं। तो अब क्या करें? अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा दो लॉज होते हैं बेसिकली, इनको बोलते हैं कर्चॉफ लॉज। कर्चॉफ लॉज का काम क्या होता है? दे हेल्प टू फाइंड द करंट ईजियर। ठीक है, पहला लॉ में आता है कर्चॉफ करंट लॉ। कर्चॉफ करंट लॉ क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ करंट अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट डिपार्टिंग द पॉइंट। ठीक है, जितना एक पॉइंट में जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट डिपार्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए I1, I2, I3, I4, तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। ओके, अब नेक्स्ट आता है कर्चॉफ वोल्टेज लॉ, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या स्टेटमेंट है मैं बताता हूँ। द टोटल वोल्टेज गेन अक्रॉस अ क्लोज सर्किट और अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे आता है कि याद कीजिए, द टोटल वर्क डन बाय एन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप। उसी का डेरिवेशन है ये। ठीक है, और ये किसका डेरिवेशन है? ये है कि चार्ज कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, ये उसका डेरिवेशन है। तो इस पे आते हैं हम लोग। आई हैव ड्रॉन अ सर्किट। ठीक है, ऐसा एक सर्किट है
and I have considered this thing to be 0. Okay, this potential at this point to be 0. अब यहाँ पे EMF है V1. EMF अगर V1 है तो यहाँ से वोल्टेज गेन कितना होगा V1, क्योंकि EMF हम लोग प्रोवाइड करें तो V1 होगा यहाँ पे, और वी अज्यूम कि करंट फ्लो कर रहा है I. तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज गेन कितना होगा? सी, लेट्स अस कंसीडर करंट यहाँ से यहाँ जाए, इसका मतलब क्या? हायर टू लोअर पोटेंशियल. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, गेन नहीं. तो इसलिए आई हैव मेंशन्ड है नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे V1 माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस यहाँ फिर V2 माइनस IR3. यहाँ से हम लोग को करंट मिल जाएगा. ओके, अच्छा, ये तो हो गया. पर इसमें ड्रॉबैक क्या हो सकता है? ड्रॉबैक समझते हैं. यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत लेंथी मेथड है. ठीक है, तो ऐसा कोई मेथड है जिससे हमारा काम भी आसान हो जाए और टाइम भी कम लगे? है, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड. इसमें क्या होता है, दो टाइप ऑफ होता है, सीरीज और पैरेलल. सीरीज में क्या होता है, when two resistances are joined side by side or consecutively such that they have the same current flowing through both of them. सेम करंट दोनों से पास करता है, तब होता है सीरीज रेजिस्टेंस. ओके, अब ये सर्किट देखिए, इसमें दोनों रेजिस्टेंस साइड बाय साइड कनेक्टेड है, इसलिए दोनों सीरीज में सेम करंट पास कर रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं पैरेलल पे. पैरेलल इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग ऑल्सो. समझते हैं सही से. पैरेलल तब होता है व्हेन टू रेजिस्टेंसेज आर जॉइंड सो दैट दे हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और इन अदर वर्ड्स व्हेन टू रेजिस्टेंसेज आर जॉइंड so that they are connected to the same potential points. If I consider A and B as two potential points, then R1 and R2 are in parallel because they are connected to same A and B. Okay? अब देखते हैं. तो हो गया पैरेलल. अब मेरे पास मैंने 3 सर्किट ड्रॉ किए हैं, इनसे मैं समझाऊंगा कि कब सीरीज होगा कब पैरेलल होगा. क्लियर हो जाएगा पूरा. बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि ये सेम करंट फ्लो करता है, यहाँ पे सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में होते हैं. अच्छा, देखते हैं. थर्ड पे आइए. थर्ड पे क्या होगा, मैंने ड्रॉ किए 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3, और यहाँ पे है मैंने 4 पॉइंट्स भी ड्रॉ कर दिए. A, इसको B नाम दिया, इसको C, इसको D. ठीक है, अब देखिए, I have drawn a no resistance wire. इसका मतलब क्या? The potential difference across any two points in this wire will be 0. इसका मतलब क्या होता है, A और C दो अलग अलग पॉइंट्स हैं लेकिन उनका पोटेंशियल सेम है. So can we consider them as 2 points? Yes we can. और अब आते हैं सेम, ये वायर भी सेम, नो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे B and D will be same points. अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो नहीं लगता कि R1 भी A और B के बीच कनेक्टेड है, R2 भी B और A के बीच कनेक्टेड है, और R3 भी B और A के बीच कनेक्टेड है, बिकॉज A and C and B and D are equal. तो नेट जो सर्किट है वो ये आ जाता है. अब सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट पे सॉरी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है, इसका मतलब A B C D चारों अलग अलग पॉइंट है, तो इसके लिए कुछ और मेथड होगा. KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे. ओके, सेकंड में देखिए B C D और A. यहाँ पे भी एक नो रेजिस्टेंस वायर है, तो इसका मतलब क्या कि A and D आर द सेम पॉइंट्स. ओके, और अब R2 R3 सीरीज़ में है क्योंकि सेम करंट फ्लो कर दोनों में, तो R2 R3 सीरीज़ में हो गया. और उसके नीचे R4, वो दोनों पैरेलल में है. दिस इज़ इन पैरेलल विथ R2 एंड R3 का इक्विवेलेंट का. सो दिस बेसिकली दिस थिंग इज़ वन रेजिस्टर. ओके, एंड दिस इज़, या बीच में आएंगे सॉरी,
और ये जो R1 है दिस विल बी इन सीरीज विथ दिस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकॉज सेम करंट फ्लो कर रहा है. तो बेसिकली वी हैव डिजॉल्व दिस इनटू वन सिंपल सर्किट. पर अब यहाँ आते ये वाला दिस इज देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक हियर. ये जो है ये एक नो रेजिस्टेंस वायर है. तो नो रेजिस्टेंस वायर मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अब करंट कहाँ जाएगा? करंट विल ऑलवेज गो वेयर देयर इज लीस्ट रेजिस्टेंस. एनी ऑब्जेक्ट विल गो वेयर देयर इज लीस्ट रेजिस्टेंस, राइट? तो ये भी वहाँ जाएगा एंड हेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हियर ओनली net resistance will be 0. I hope I was clear and thank you.